कक्षा 9 और कक्षा 9 की भूगोल की पुस्तक है समकालीन भारत भाग 1। 2 भागों में ये किताब बटी हुई है। समकालीन भारत भाग 2 आप 10वीं कक्षा में पढ़ेंगे। तो समकालीन भारत भाग 1 का अध्याय 1 और अध्याय का नाम है भारत, आकार और स्थिति। 9th क्लास के बच्चों के लिए यह जानना जरूरी है कि जिस भारत में वे रहते हैं उस भारत का आकार कितना बड़ा है। केवल मानचित्र पर या मानचित्र को देखकर और भारत पर उंगली लगा देने से यह स्पष्ट नहीं हो जाता है कि बच्चों को भारत के बारे में पता है। यह जानना भी जरूरी है कि भारत कौन से महाद्वीप में स्थित है, किन अक्षांश और देशांतर रेखाओं पर स्थित है और भारत का आकार कितना बड़ा है। इसलिए आपकी पुस्तक समकालीन भारत भाग 1 में यह अध्याय जोड़ा गया है ताकि बच्चों को अपने देश की स्थिति और आकार के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। ये भारत का नक्शा आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं इस समय। उसमें अलग अलग ये दिखाए गए हैं राज्य, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। इस तरह से भारत में वर्तमान समय में हम 28 राज्य कह सकते हैं। तो इसी भारत के बारे में हम आज इस अध्याय में जानेंगे। भारत एक विशाल देश है, बहुत बड़ा देश है जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब एक नया शब्द आया है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब ये क्या है उत्तरी गोलार्ध, ये जान लेते हैं। अगर आप ये ग्लोब देखें, ये पूरा का पूरा, क्योंकि हमारी पृथ्वी को हमने ग्लोब के माध्यम से दिखाया गया है, और उस ग्लोब के अगर हम 2 टुकड़े करें, उसके बीचों बीच एक लाइन खींचे और बीचों बीच लाइन खींचने पर जो निचले वाला हिस्सा होगा, क्योंकि गोलार्ध का मतलब है गोले का आधा, तो निचले वाले हिस्से को हम दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे और ऊपर वाले हिस्से को हम उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, अगर ग्लोब के हिसाब से हम भारत की स्थिति को बताएं। तो आपने इस बात को ध्यान रखना है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की अक्षांश और देशांतर स्थिति, अब ये जानना भी जरूरी है। पहले तो ये जानना जरूरी है अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, या पिछली कक्षा में कुछ बच्चों ने पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो आप इस अध्याय में अक्षांश और देशांतर रेखाओं को जानने की कोशिश करें कि क्या होती है। पहला है भूमध्य रेखा के समांतर, भूमध्य रेखा के समांतर जो साथ साथ चलती हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची गई रेखाओं को अक्षांश रेखाएं या लैटिट्यूड्स कहते हैं। भूमध्य रेखा के समांतर, याद कर लीजिए अच्छी तरह से, पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची गई रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं, जिसमें आपको आगे चित्र में दिखाया जाएगा कौन सी होती है। भूमध्य रेखा को, या जिसको हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा माना गया है। ये अगर आप चित्र देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, तो ये जो रेखाएं खींची बीच में से, जो पृथ्वी के बीचों बीच, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, वास्तव में पृथ्वी पर खींची हुई रेखाएं नहीं है ये। तो पृथ्वी के बीचों बीच हमने जो रेखा खींची है उसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। अगर आप ये देख रहे हैं, इसके साथ जो समांतर रेखाएं ये खींची हुई हैं, ये जो रेखाएं खींची हुई हैं सीधी भूमध्य रेखा के समांतर, चाहे वो नीचे उत्तरी गोलार्ध में देख लीजिए आप, और चाहे वो नीचे दक्षिणी वाले गोलार्ध में या फिर उत्तरी गोलार्ध में, जो सीधी है भूमध्य रेखा के जो समांतर चलती हैं, उन रेखाओं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इसी आधार पर हम देखते हैं कि कोई देश भूमध्य रेखा से कितनी दूर है या भूमध्य रेखा से कितने पास है। तो बीच वाली रेखा को, पृथ्वी के जो बीचों बीच खींची गई है, उसको हम पश्चिम से पूर्व की ओर भूमध्य रेखा के समांतर जो रेखाएं खींची गई हैं उनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अब दूसरी है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली 360 रेखाओं को देशांतर रेखाएं या लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। दक्षिण से, अब अगले वाले चित्र में देखो, यानी कि ऊपर से, अगर हम उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई हैं, या ऊपर से इस ग्लोब को अगर आप देख रहे हैं, ऊपर से जो नीचे की ओर खींची गई हैं, इनको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये ऊपर से जो नीचे, ध्यान से दोबारा फिर, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव या उत्तर से दक्षिण की ओर मिलाने वाली इन रेखाओं की जो संख्या है वो 360 है।
इनको हम देशांतर रेखाएं या फिर लॉन्गिट्यूड कहते हैं। अब इसी आधार पर हम देखेंगे कि भारत जो है किन किन अक्षांशों और किन किन देशांतर रेखाओं के बीच है। भारत, ये अंडरलाइन कर लीजिए, याद करने वाली बात है ताकि आपके याद रहे, क्योंकि आमतौर पर ये पेपर में आता है। भारत 8 डिग्री 4 पॉइंट उत्तर से 37 डिग्री 6 पॉइंट उत्तर अक्षांश, अगर अक्षांश के हिसाब से हम देखें तो आपने याद रखना है कि जो भारत है 8 डिग्री 4 पॉइंट उत्तर से उत्तरी गोलार्ध में है, तो हम उत्तर में ही गिने जाएंगे, क्योंकि हमने पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो अक्षांश के हिसाब से अगर हम देखें 8 डिग्री 4 पॉइंट उत्तर से 37 डिग्री 6 पॉइंट उत्तर अक्षांश पर तथा 68 डिग्री 7 पॉइंट पूर्व से 97 डिग्री 25 पॉइंट पूर्व देशांतर पर स्थित है, मतलब हम पूर्व में स्थित है। तो अक्षांश आप स्पष्ट हो गया होगा, 8 डिग्री 4 पॉइंट उत्तर से 37 डिग्री 6 पॉइंट उत्तर अक्षांश पर हैं हम, और देशांतर के हिसाब से अगर हम देखें 68 डिग्री 7 पॉइंट पूर्व से 97 डिग्री 25 पॉइंट पूर्व देशांतर तक भारत फैला हुआ है। ये अगर आप नक्शा देख रहे हैं तो हम उत्तरी गोलार्ध में आते हैं। ये देशांतर रेखाओं की स्थिति दिखा रखी है, अगर आप देख रहे हैं 15 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 75 डिग्री, और उसके ऊपर आगे चला जाता है। इसी प्रकार नीचे भी दिखाया गया है। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो भारत जो है वो यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक है, इन अक्षांश रेखाओं के बीच है। और अगर हम देशांतर के हिसाब से देखें तो ऐसा है, अगले वाले चित्र में आपको स्पष्ट करके दिखाया गया है। ये देखिए, जो नीचे से स्टार्ट होता है, अगर हम अक्षांश के हिसाब से देखें 8 डिग्री 4 पॉइंट, यहाँ से हमारा जो यहाँ कन्याकुमारी है वो हम अक्षांश, यहाँ से हमारा अक्षांश शुरू होता है 8 डिग्री 4 पॉइंट, और ऊपर अगर आप चले जाएं तो 37 डिग्री 6 पॉइंट तक है। अक्षांश रेखाओं के हिसाब से देखें तो हम इस अक्षांश पर आते हैं, उत्तर में ही है। और यदि हम देशांतर रेखाओं के हिसाब से देखें तो यहाँ देख लीजिए 68 डिग्री 7 पॉइंट, ये 68 वाली है देशांतर रेखा। तो यहाँ से शुरू होकर और भारत का जो इसमें पूर्व में जो आता है, क्योंकि ये पूर्व है तो पूर्व की तरफ ही बढ़ रहे हैं, तो और यहाँ तक आता है 97 डिग्री 25 पॉइंट पूर्व देशांतर पर हम स्थित हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा अक्षांश के हिसाब से कहाँ पर हैं और देशांतर के हिसाब से हम कहाँ पर हैं। एक महत्वपूर्ण बात, एक इंटरेस्टिंग बात जो हम आपको बताना चाहते हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण है। यद्यपि भारत का अक्षांश आप स्पष्ट हो गया होगा 8 डिग्री 4 पॉइंट उत्तर से 37 डिग्री 6 पॉइंट उत्तर, अगर दोनों को बीच का इनका माइनस करें या घटाव करें तो 30 डिग्री के लगभग आता है। और देशांतर 68 डिग्री 7 पॉइंट पूर्व से 97 डिग्री 25 पॉइंट पूर्व, इनको भी अगर माइनस करें घटाएं तो 30 डिग्री दोनों का आता है। अक्षांश भी और देशांतर भी लगभग 30 डिग्री का विस्तार 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम दिखाई। जब दोनों के अक्षांश और देशांतर 30-30 डिग्री के हैं तो ये सोचने वाली बात है कि फिर जो पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है वो कम दिखाई देता है और उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वो ज़्यादा दिखाई देता है। आगे के मानचित्र में आप देख रहे हैं, आगे चित्र में अगर हम यहाँ से मानकर चलें कि भारत का यहाँ से लेकर यहाँ तक है तो ये लंबाई 3214 किलोमीटर है। और अगर यहाँ से मानकर चलें यहाँ तक तो ये भारत की लंबाई जो है वहाँ तक मानकर चलें तो 2933 किलोमीटर है, जबकि दोनों का देशांतर और अक्षांश जो अंतर है वो लगभग 30 डिग्री है। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के बीच में से गुजरती है, तो ये भी आपने अंडरलाइन कर लेना है, याद कर लेना है कि भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत के बीच में से गुजरती है, इसलिए वो इसे 2 बराबर भागों में बांटती है। ये अगर आप देखें कर्क रेखा कौन सी, इसमें पृथ्वी के बीचों बीच से जो लाइन गुजरती है उसको भूमध्य रेखा कहते हैं, ये आपके पास लिखा हुआ है। और भूमध्य रेखा के जो उत्तर में है उसको हम कर्क रेखा कहते हैं, दिखाई गई है 23 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तर में है। और भूमध्य रेखा से जो दक्षिण में है 23.5 डिग्री उसको हम मकर रेखा कहते हैं। तो भारत के बीचों बीच में से, क्योंकि अगर आप ये नक्शे में देख रहे हैं ये भारत है, तो भारत के बीचों बीच में से कर्क रेखा गुजरती है।
अब भारत के किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वो कौन कौन से राज्य हैं जिनके बीच में से होकर कर्क रेखा गुजरती है। मानचित्र को दोबारा फिर देख लीजिए। भूगोल का मतलब ही मानचित्र है कि जिसमें आप जितना आप मानचित्र को समझेंगे उतना आपको भूगोल आएगा। तो ये कर्क रेखा, ये देखो लिखा हुआ है कर्क रेखा, ये गुजर रही है सबसे पहले गुजरात में से और फिर ये थोड़ी सी राजस्थान में से। तो वो राज्य आपने ध्यान से नोट कर लेने हैं कौन कौन से। गुजरात है जहां से कर्क रेखा गुजरती है, राजस्थान है थोड़ा सा, मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर आता है, चौथे नंबर पर झारखंड आता है, पांचवें नंबर पर पश्चिम बंगाल आता है और फिर आगे चले जाइए, ये छठे नंबर पर मणिपुर आता है, त्रिपुरा आता है और सातवें नंबर पर ये मिजोरम आता है। थोड़ा सा देखो छत्तीसगढ़ और ये झारखंड, छत्तीसगढ़ से भी होकर गुजर रही है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। उड़ीसा नीचे रह जाता है, उड़ीसा में से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। वो राज्य लिख रखे हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हैं भारत के जिनमें से होकर कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट है भारत के भूभाग। अगर हम टोटल जमीन भारत की देखें, भारत के भूभाग यानी कि जमीन का कुल क्षेत्रफल कि हमारे पास कितनी जमीन है, उस हिसाब से हम देखें तो भारत के पास कुल जो भूभाग है उसका क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अंडरलाइन कर लीजिए, एक नंबर में क्वेश्चन आता है कि भारत के पास या भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो भारत के भूभाग या जमीन का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। इतनी सारी जमीन हमारे पास है। तो ये दिखाया गया है, ये भारत है। ये सारी की सारी अगर हम जमीन देखें, इसको करें ये इस तरह से, अगर हम पश्चिम से पूर्व की तरफ करें तो हमारे पास 2933 किलोमीटर है और अगर उत्तर से दक्षिण करें तो 3214 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से भारत के पास जो क्षेत्रफल है भारत का वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल भारत के पास। विश्व के कुल क्षेत्रफल से यदि भारत की तुलना करें कि देखें कि भारत के पास कितनी जमीन है, विश्व के कुल क्षेत्रफल से यदि भारत की तुलना करें तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का केवल 2.4% है। फिर अंडरलाइन कीजिए, फिर याद करने वाली चीज है कि हमारे पास अगर पूरे विश्व के साथ तुलना करें तो कितनी जमीन है, 2.4% जमीन है। अतः क्षेत्रफल के हिसाब से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। जमीन के हिसाब से हम देखें तो हम 7वें बड़े देश हैं। इसका मतलब है कि वो 6 बड़े देश कौन से हैं जिनके पास हमारे से ज्यादा जमीन है, वो हैं क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व के 7 बड़े देश कौन कौन से हैं। 7वें नंबर पर तो भारत आता ही है। तो 6 हमने देखने हैं। सबसे ज्यादा भूभाग, सबसे ज्यादा जमीन जो है वो रूस के पास है। उसके बाद दूसरे नंबर पर कनाडा का नंबर आता है, तीसरा अमेरिका है, चौथे नंबर पर चीन आता है जिसके पास जमीन हमसे ज्यादा है, 5वें पर ब्राजील, 6ठे पर ऑस्ट्रेलिया और 7वें पर भारत। तो भारत, अगर हम क्वेश्चन आपके पास आए कि क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व के 7 बड़े देश कौन कौन से हैं, तो आपने ये लिखना है, या क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है, वो रूस के पास है, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत इसके बाद आते हैं। भारत के उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत है, तो दक्षिण में हिंद महासागर है। ऊपर अगर हम जाएं उत्तर में तो हमारा हिमालय पर्वत है, नीचे हिंद महासागर है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण इस महासागर का नाम भारत के नाम पर, हिंदुस्तान जैसे हम अपने देश को कहते हैं, तो हिंद महासागर इसका नाम रखा गया है। नीचे सिर्फ अगर हम देखें तो भारत ही दिखाई देता है, बाकी उसके साथ नीचे कोई नहीं लगता है। भारत के पूर्व में हम देखें बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है, आगे के चित्र में दिखाया गया है। अगर ये भारत का नक्शा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो उत्तर अगर हम देखें, ये वाला जो पूरा का पूरा है, ये पूरा का पूरा हिमालय पर्वत है हमारे पास। नीचे अगर हम चले जाएं, बिल्कुल नीचे यहाँ पर ये सारा का सारा हिंद महासागर स्टार्ट हो जाता है। और अगर पश्चिम में जाएं तो पश्चिम में अरब सागर है, ये याद रखने, भारत के पश्चिम में अरब सागर है। और अगर पूर्व में जाएं तो बंगाल की खाड़ी।
अब नीचे कोई देश नहीं लगता है, इसलिए इस महासागर का नाम जो है भारत के नाम पर हिंद महासागर रखा गया है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है, इसलिए हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति है, मतलब सिर्फ हम एक केंद्र हैं। इस स्थिति के कारण भारत से जलमार्गों द्वारा पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया और पूर्वी एशिया के देशों तक पहुंचा जा सकता है। तो पुराने समय में क्योंकि हम ही एक अकेले नीचे केंद्रीय स्थिति में हम केंद्र हैं उस पर, तो जो नीचे से हैं जल मार्गों द्वारा पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया और पूर्वी एशिया के देशों तक पहुंचा जा सकता था। इसी कारण भारत के प्राचीन काल से ही इन देशों के साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। आगे मानचित्र में आपको बताया जाएगा कि इसका मतलब क्या है। अगर आप देखें नीचे तो देख लीजिए कि भारत जो है बिल्कुल अलग आपको नीचे से दिखाई देता। भारत को पहचानना भी अलग, बिल्कुल आप आसानी से पहचान सकते हैं क्योंकि नीचे सारा का सारा हिंद महासागर है और कोई भी देश ऐसा नहीं है जो यहाँ पर इसके साथ लगता है। इसलिए हमारी यहाँ पर केंद्रीय स्थिति है, मतलब हम केंद्र बिंदु है। ये सारा का सारा खाली है और इसके केंद्र में सिर्फ भारत है। तो यहाँ से उस जमाने में हर जगह पहुँचा जा सकता था। अगर ये देख रहे हैं आप, जैसे यहाँ से ये पूर्वी अफ्रीका है और ये पश्चिमी एशिया है और इधर अगर आप जाएं ये जो रास्ते थे समुद्री मार्ग से, तो यहाँ से पहुँचा जा सकता है। इसलिए इन देशों से हमारे प्राचीन काल से ही संबंध रहे हैं जब से जलमार्गों का विकास हुआ है। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों से नहीं था पुराने समय में, क्योंकि जब तक समुद्री क्या कहते हैं कि जलयान नहीं बने थे, बल्कि भूभागों से होकर था, यानी कि जमीन से होकर था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए थे। इसके अलावा इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का भी आदान प्रदान होता रहा है। पुराने समय से जो ऊपर वाले मार्ग हैं, हिमालय पर्वत में अनेक दर्रे मतलब रास्ते से, जहाँ से आकर भारत के यात्री या फिर दूसरे देशों के यात्री एक दूसरे देश में जा सकते थे। सिर्फ यात्री नहीं जाते थे, बल्कि इन मार्गों से विचारों और वस्तुओं का भी आदान प्रदान होता था। भारत का पश्चिम और पूर्वी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी संपर्क के कारण उपनिषदों के विचार, रामायण और पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक जो 1 2 1 2 3 है और जो दशमलव प्रणाली जिसको हम कहते हैं वो भारत की देन है, आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके हैं इन्हीं मार्गों के कारण। इसी प्रकार उस समय मसाले, मलमल के कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों में ले जाए जाते थे। तो भारत का हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि भारत का दुनिया के दूसरे देशों के साथ प्राचीन काल से ही संपर्क या संबंध रहा है। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? अब बात आती है कि हम कौन से महाद्वीप में स्थित है। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। ध्यान रखना इस बात का, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। ये आपको नक्शा दिखाया गया है। तो ये देख रहे हैं आप महाद्वीप, इस महाद्वीप में ये एशिया है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये साउथ अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका जिसको कहते हैं, ये उत्तरी अमेरिका है और अंटार्कटिका है। तो इसके हिसाब से देखें तो हम एशिया महाद्वीप में, आपको बिल्कुल अलग प्रकार की स्थिति भारत की दिखाई दे रही होगी। तो हम एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित हैं। यहाँ भी आप देख रहे हैं एशिया वाला जो महाद्वीप है वो सिर्फ ब्लिंक कर रहा है और उसमें नीचे आप देख रहे हैं ये भारत है। वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। याद रखने हैं कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये आप भारत का नक्शा देख रहे हैं, राजनीतिक मानचित्र इसको कहते हैं। राजनीतिक मानचित्र का मतलब जिसमें हम राज्य दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अलग से दिखाया गया है। ये 2 अभी बने हैं, पहले जम्मू कश्मीर राज्य होता था लेकिन अब उसको केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब होता है जहां पर केंद्र सरकार का शासन हो, यानी कि वहां पर राज्य सरकार नहीं होती बल्कि केंद्र सरकार शासन करती है। कौन कौन से हैं? जम्मू और कश्मीर है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश है, दमन और दीव है, दादरा और नगर हवेली है, पुडुचेरी है, या पर आप देख रहे हैं तमिलनाडु में, और ये लक्षद्वीप, ये समुद्र में जो छोटे छोटे द्वीप हैं वो है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस प्रकार भारत में 9 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं ये भी जान लेना जरूरी है
कि हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। बहुत सारे बच्चे कहते, जब उनसे पूछा जाता है भारत के पड़ोसी देश कौन से, तो वो अमेरिका का नाम लेते हैं। अमेरिका हमारा पड़ोसी देश नहीं है। भारत के उत्तर पश्चिम की अगर हम बात करें, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये भारत के पड़ोसी देश हैं। अगर उत्तर पश्चिम में आपको आगे मानचित्र में सारे के सारे हम दिखाएंगे, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। और अगर उत्तर में जाएं, उत्तर पश्चिम अलग है और उत्तर अलग है। उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान हमारे पड़ोसी देश हैं। पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार है और दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव है। इन सारों सभी को हम नीचे मानचित्र पर दिखाएंगे। इस वाले इलाके को हम, अगर मानचित्र में आपको मेरा माउस दिख रहा है, तो ये अगर उत्तर पश्चिम का ये इलाका है, यहाँ पर पाकिस्तान अफगानिस्तान है। उत्तर में चले जाए तो ये सारा चीन है, नेपाल है। उसके बाद इधर अगर आप आ जाए उसमें पूर्व में, तो बांग्लादेश है और म्यांमार है। ये वाला, ये म्यांमार, ये पूर्व में आएंगे। और यदि नीचे दक्षिण में आ जाओ तो ये श्रीलंका है हमारा पड़ोसी देश, और मालदीव्स, ये समुद्र में द्वीप हैं जो इनको मालदीव्स कहा जाता है, ये हमारे पड़ोसी देश हैं। मानक याम्योत्तर या फिर देशांतर, जिसको हम स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कहते हैं, ये क्या है? मानक देशांतर ऑफ इंडिया। मानक, भारत की मानक देशांतर क्या है, इसको जानना भी जरूरी है। हर देश का एक मानक समय होता है। क्या होता है मानक समय? मानक समय वह समय होता है जिसे पूरे देश के लिए एक माना जाता है। एक देश बड़ा होता है, किसी जगह पर सूरज पहले निकलता है और किसी जगह पर सूरज बाद में निकलता है, किसी जगह पर सूरज पहले छिपता है और किसी जगह, एक देश के अंदर ही किसी जगह पर बाद में छिपता है। लेकिन हमने पूरे देश के लिए एक समय माना गया है। तो मानक समय वह समय होता है जिसे पूरे देश के लिए एक माना जाता है। यदि देश में एक मानक समय ना हो तो देश की परिवहन और संचार व्यवस्था तथा कार्यालयों में होने वाले कार्यों में गड़बड़ी पैदा हो जाएगी। किसी देश के मानक समय को एक मानक देशांतर रेखा तय करती है। मानक समय को, जब भी किसी देश का मानक समय तय किया जाता है तो एक ऐसी देशांतर रेखा को चुना जाता है जिस पर होने वाले समय को पूरे देश के लिए माना जाता है। किसी देश के मानक समय को एक मानक देशांतर रेखा तय करती है। 82 डिग्री 30 पॉइंट पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक देशांतर रेखा माना गया है। याद रखना है कि भारत की मानक देशांतर रेखा कौन सी है? 82 डिग्री 30 पॉइंट उत्तर देशांतर को भारत की मानक देशांतर रेखा माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। भारत का लगभग बीच है, बिल्कुल। अगर आप बीच करें, आगे वाले चित्र में आपको दिखाएंगे। इस देशांतर पर जो समय होता है उसे भारत का मानक समय माना गया है। इस मानक समय को सारे देश के लिए स्वीकार किया गया, यानी कि यहाँ इस रेखा पर जो समय होता है फिर वो अरुणाचल प्रदेश के लिए भी वही माना जाता है और गुजरात के लिए भी माना जाता है, बेशक चाहे थोड़ा बहुत उसमें फर्क हो। तो ये आप देख रहे हैं, ये है 82 डिग्री 30 पॉइंट। ये जो देशांतर रेखा है, ये इसको हमने अपना मानक देशांतर माना है। और इस पर जो समय होता है वो, चाहे वो इधर वाला है चाहे वो इधर वाला है, वो पूरे देश के लिए हम एक ही समय मानते हैं। अगले प्रश्न है कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय गुजरात से 2 घंटे पहले क्यों होता है? अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय गुजरात से 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि अरुणाचल प्रदेश भारत के पूर्व में स्थित है और गुजरात भारत के पश्चिम में स्थित है? तो क्योंकि सूरज जो है पूर्व से निकलता है, तो अगर दोनों राज्यों की तुलना करें तो अरुणाचल प्रदेश में सूरज पहले निकल जाता है और गुजरात में सूरज को पहुंचते पहुंचते 2 घंटे लग जाते हैं। तो ऐसा क्यों है, ये आपको बताने की कोशिश की गई है। भारत, अब जरा ध्यान से आप सुनिए कि भारत कौन कौन से देशांतर के बीच स्थित है। आपको स्पष्ट हो गया होगा। 68 डिग्री 7 पॉइंट पूर्व से 97 डिग्री 25 पॉइंट पूर्व देशांतर तक भारत फैला हुआ है। इस प्रकार जो भारत का देशांतरीय विस्तार है, पीछे आपको बताया गया था 30 डिग्री का है। भारत के दोनों के अगर हम 97 डिग्री 25 पॉइंट में से 68 डिग्री 7 पॉइंट घटाएं तो लगभग 30 डिग्री का अंतर आता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ से जो हम करते हैं 68 डिग्री से भारत का शुरू होता है, ये देशांतर रेखाएं हैं, तो 30 डिग्री का दोनों में फर्क आता है। पृथ्वी अपनी दूरी पर सूर्य के चारों ओर एक चक्कर जो है 24 घंटे में पूरा करती है। ये सभी बच्चों को पता होगा।
एक देशांतर को सूर्य के सामने से गुजरने में 4 मिनट का समय लगता है, ये जानना जरूरी है। टोटल जो है वो आप देख के चल रहे हैं। तो जब एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर सूर्य जाता है तो उसको 4 मिनट लगते हैं। तो 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है और एक देशांतर को पार करने में या दूसरे देशांतर तक जाने में 4 मिनट का समय लगता है। अब हमारे यहाँ पर देशांतर का जो अंतर है वो 30 डिग्री है, अतः 30 डिग्री देशांतर को सूर्य के सामने से गुजरने में 120 मिनट अर्थात 2 घंटे का समय लगता है। इसलिए हम कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश भारत के पूर्व में स्थित है, इसलिए वहां गुजरात की अपेक्षा सूर्य 2 घंटे पहले निकलता है। एक और क्वेश्चन आता है, कन्याकुमारी में दिन और रात में ज्यादा अंतर नहीं है जबकि कश्मीर में है, ऐसा क्यों है? जैसा कि हम जानते हैं कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए वहां दिन और रात बराबर। जहां पर भी भूमध्य रेखा की खास बात यह है, आपने याद रखनी है कि वहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसलिए वहां दिन और रात बराबर होते हैं। कन्याकुमारी भूमध्य रेखा से केवल 8 डिग्री दूर है। आप सोचते हैं बिल्कुल मामूली सा अंतर है। कन्याकुमारी भूमध्य रेखा से केवल 8 डिग्री दूर है, इसलिए वहां दिन और रात लगभग बराबर होते हैं, तो दिन और रात में ज्यादा अंतर नहीं है। जबकि कश्मीर भूमध्य रेखा से 37 डिग्री दूर है, इसलिए वहां दिन और रात में 5 घंटे का अंतर है, मतलब रात बड़ी होती है, दिन छोटा होता है। ये कारण है कि कश्मीर में रात और दिन में अंतर है, जबकि कन्याकुमारी है वहां पर रात और दिन लगभग बराबर